सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू द पढ़ो मन लगा के एंड आई होप आप सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर होने वाला है, जिसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे अपने आप बना पाओगे। एंड इस लेक्चर का जो नोट है वो डिस्क्रिप्शन नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेक्चर को आराम से देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अलाइव किसे कहते हैं, हु आर अलाइव। ठीक है। सो अलाइव हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमें मूवमेंट्स शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग चल सकता है ना, जंप कर सकता है, हाथ हिला सकता है, पाँव हिला सकता है, तो हम ह्यूमन बीइंग को एक अलाइव पर्सन मान सकते हैं, अलाइव ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं। तो ऐसे ही अलाइव का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, हम उन्हें अलाइव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट्स भी हमारे टू टाइप्स के हैं, एक है बेसिक मूवमेंट्स और एक है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। बेसिक मूवमेंट्स बोले तो बहुत बेसिक, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि कहीं पे ग्रोथ हो रही हो, कोई रनिंग कर रहा हो, कोई जंपिंग कर रहा हो, एटसेट्रा। और नेक्स्ट होते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल, हमें पता है मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी ऐसी होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि अगर हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग आपको पता है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, है ना। सो ये क्या हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन हो तो मूवमेंट ही रहा है ना बॉडी में। सो हम इस टाइप के मूवमेंट्स को कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हम अलाइव कहते किसे हैं। हम अलाइव उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो मूवमेंट्स को शो करते हैं। और मूवमेंट्स भी टू टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक मूवमेंट, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि कहीं ग्रोथ हो रही हो, रनिंग, जंपिंग, एटसेट्रा। एंड मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। तो ये बात होगी। ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे जो ये लाइफ लिखा हुआ है, लाइफ आप एक इमेजिन करें कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है जो कि अलाइव है। ठीक है, उस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं। ठीक है। सो मैंने लाइफ अभी बताया, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कि अलाइव है ना। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस जॉब उसके अंदर हो रही होंगी, और वही मेंटेनेंस जॉब की प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आपको लग रहा होगा मेंटेनेंस जॉब क्या है। मेंटेनेंस जॉब वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं मेंटेनेंस मूवमेंट्स में। मेंटेनेंस मूवमेंट्स में जैसे हमने पढ़ा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल होना, तो उन्हीं को हम मेंटेनेंस जॉब कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी मेंटेनेंस जॉब होती हैं, उसकी प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है। अब ये मेंटेनेंस जॉब हो है कौन कौन सी, ये है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। न्यूट्रिशन आप लोगों को सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, उसे हम न्यूट्रिशन लेना बोलते हैं। रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जितना भी जैसे हमने खाना खाया है, फिर वो हमारा ब्लड के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, वो जब हमारी बॉडी से आउट होता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। सो लाइफ सबको समझ में आ गया है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेंटेनेंस की जो जॉब है, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, सिंपल। ठीक है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होती कौन कौन सी है, चार होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन जब हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन जब हम सांस वगैरह लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू डिफरेंट चीज़ ट्रांसपोर्ट जब हमारी होती है। एक्सक्रीशन जितना भी रिमूव वेस्टेज है, वो जब रिमूव आउट होता है, उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, रेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ओके। सो हमारे चैप्टर में हमें ये चार लाइफ प्रोसेस ही पढ़नी है।
फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन एंड रेस्ट ऑल वी विल स्टडी लेटर ऑन। सबसे पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन में। ओके, सो न्यूट्रिशन मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बताया कि जब हम खाना खाते हैं ना, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ, सो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये फूड है, ठीक है, ये अभी इन बाहर है, आउटसाइड है। अब ये जो फूड आउटसाइड है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो वो इनसाइड आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट फूड जो हमारा बाहर है, आउटसाइड है, उसको हम अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड लेके आ जाएंगे, उसी को हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं, या प्लांट अपना खाना क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रोथ होती है खाना खा के, है ना। खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हम दूध वगैरह पीते हैं तो हम बोलते हैं दूध पिया करो, ग्रोथ अच्छी होगी, हाइट बढ़ेगी, इस टाइप से, है ना। सो वही इसका मतलब है कि हम क्यों न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब न्यूट्रिशन के भी टू टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो, ऑटो मतलब वो खुद से, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाता हो। एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाता है, एंड हेटेरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ऑटोट्रॉफिक का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि प्लांट्स ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का एग्जांपल दूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की, जैसे हम अपना खाना खुद बनाते हैं। हम किस पे डिपेंडेंट हैं? ऑटोट्रॉफ पे। हम सब्जी खुद से पैदा नहीं कर सकते ना, हम सब्जी लेके आते हैं, देन हम उसको बनाते हैं। बट अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे, हम किस पे डिपेंडेंट है? हम डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ से, मतलब जो प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो वन बाय वन इनको और थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान क्या रखना है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो सिंपल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इन विच फोटोसिंथेसिस हैपेंस। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर से देखते हैं, जो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है उसमें होता क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो आपका CO2 है एंड जो H2O है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ में आ गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ओके। अब जैसे प्लांट्स की बात कर लेते हैं, उन्होंने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बना लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, CO2 एंड वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12O6, और ये कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, याद रखना है आपको, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और इसको हम कार्बोहाइड्रेट से बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या मिलकर बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है। तो ये आपकी तीन प्रोसेसेस हैं, ये आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपकी लीव्स है। ठीक है, इस लीव्स में सबसे पहले सनलाइट आएगी। ठीक है, सनलाइट आई, तो सबसे पहले ये सनलाइट हम एब्जॉर्ब करेगा कौन? ये लीव, है ना। तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सो सबसे पहले स्टेप है कि जो आपकी लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। देन सेकेंड है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्या होगा? हमें यहाँ पे लाइट एनर्जी मिल गई। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किस में?
केमिकल एनर्जी में। अब अगर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, अब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई और अब हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शन में होगा क्या कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या, लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप है कि जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इससे बता वैसे समझे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है। सो आपको पता होगा कि नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक कोई भी गैस प्लांट के अंदर आती है और वहाँ से निकल भी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, तो जैसे कि लीव्स होगी, लीव्स में एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है, और इसी हम पूरे इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये जो पोर है, पोर के अगल बगल में दो किडनी के शेप के सेल्स होते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, GAURD, गार्ड सेल्स। और ये पोर को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये जो गार्ड सेल हैं इसमें छोटे छोटे जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आती है प्लांट में, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स होते हैं अगल बगल में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखें, जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ से रिमूव आउट होती है इसी स्टोमेटा से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हेट्रो। अभी हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ लिया जो अपना खाना खुद बनाते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉफ्स जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको ये तीन टाइप्स और याद रखते हैं। सबसे पहले आता है सेप्रोफाइट्स, हेलोजोइक एंड पैरासाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म या न्यूट्रिशन हम उन्हें कहते हैं जो डेड एंड डिके ऑब्जेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फंगाई है, ठीक है, किसी पेड़ में लगी हुई है। अब यहाँ पे इसे अपना बाहर कुछ फूड मटेरियल दिखा प्लांट्स के बेस पे, वो उसको बाहर ही ब्रेक डाउन कर देगी एंड देन उसके बाद अपने पास लेगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सैप्रोफाइट्स टेक्स डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड। जो फूड मटेरियल है ये पहले ही बाहर ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड देन अपने पास लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हेलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। ये हमारा जो फूड है वो डायरेक्टली अंदर ले लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा फंगाई में नहीं था, सेप्रोफाइट्स में नहीं था। ये कर रहे थे बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहे थे देन अंदर ले रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फूड को डायरेक्टली अंदर ले रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है वो, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं ना। देन थर्ड आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो फूड लेते हैं विदाउट किलिंग द होस्ट बॉडी। जैसे कि आपने देखा होगा लीचेस। लीचेस क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में लीच ऐसे लग जाती है एंड देन वो खून पीती रहती है ना। तो जब वो खून पी रही है, क्या वो हमारी ह्यूमन बॉडी को मार दे रही है, नहीं मार रही है ना। सो वो फूड लेती है विदाउट किलिंग दी होस्ट बॉडी। लेकिन अगर हम होलोजोइक की बात करें, होलोजोइक हम तो प्लांट्स को मार देते हैं तभी हम अपना फूड लेते हैं, लेकिन ऐसा पैरासाइट्स में नहीं है। पैरासाइट्स फूड तो लेते हैं बट विदाउट किलिंग दी होस्ट बॉडी। लीचेस एग्जाम्पल, लाइस, हम जुएं कहते हैं ना हिंदी में। ओके, सो अब जो ये हेलोजोइक न्यूट्रिशन है इसे हम थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा अपना कैसा फूड लेती है। सो अमीबा का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है,
और यहाँ पे फूड, इसको बाहर फूड दिखाई देता है। तो ये अपने जो ये वाला सेल वॉल है, जो अपना स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। और फूड के अगल बगल में ऐसे बन के आ जाएगा। देन ये उस जो इसके दो पॉइंटेड पार्ट्स लगे हैं उसी को हम सीडोपोडिया भी कहते हैं। एंड ये सीडोपोडिया कंप्लीटली कंबाइन हो जाएगा एंड फूड उसके अंदर फंस जाएगा। एंड जब फूड उसके अंदर फंस जाएगा, उसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म अंदर आ जाएगा और वो फूड उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अमीबा में फूड पार्टिकल बाहर था, देन टू पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। देन फूड वेहिकल अंदर फंस गया, अंदर फंसने के बाद फिर उसने कंज्यूम भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी सेम अमीबा की तरह होता है, बट इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि ये आपका पैरामीशियम है, तो इसके बॉडी में बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस इतना याद रखना है। और सेम जैसा अमीबा का है वैसे ही सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन बींग्स में। सो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। सो एंजाइम होते हैं, दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। इनका ये काम है कि कॉम्प्लेक्स जितने भी मॉलिक्यूल उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो हम जैसे फूड खाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है। और एंजाइम निकलते कहाँ से हैं, जिस जगह से एंजाइम निकलते हैं उसे हम कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, GLANDS, ग्लैंड्स। तो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से। एंजाइम का काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना या सिंपल डाइजेस्ट कर देना। ओके, सो इसे पढ़ने से बाद फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे हम खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम पहले माउथ से खाना खाते हैं, देन वो हमारा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, देन स्टमक के थ्रू वो ये जो यहाँ पे कॉइल्ड है बहुत सारी, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा लिवर है, और ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है पेट के नीचे, इसे हम कहते हैं पेनक्रियास। लिवर के ये जो लिवर के पास जो छोटा सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ते हुए ध्यान देना है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, लिवर एंड पैनक्रियास, और ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ सकते हैं ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ से, है ना। माउथ में सबसे पहले था, तो माउथ में हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। अब मैंने बताया ग्लैंड से क्या निकलता है, एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम निकलता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, और ये वाला जो एंजाइम है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। तो एंजाइम मैंने बताया था वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हम जैसे कभी रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में स्टार्च होता है, अगर हम उसको ज़्यादा च्यू करेंगे तो वो आपने देखा होगा वो थोड़े टाइम के बाद हमें थोड़ा शुगरी टेस्ट आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सलाइवा है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज पड़ा हुआ है, और वो सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया है शुगर में, इसलिए हमें थोड़ा वहाँ पे मीठा टेस्ट होने लग जाता है उसका, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है फूड, ये फिर फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। दिस फूड एंटर्स फूड पाइप थ्रू पैरास्टैलिक मूवमेंट। तो अब हमारा पेट के अंदर फूड आ चुका है। अब स्टमक के अंदर हमारे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या निकालेंगे, एंजाइम्स। तो ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम निकालता है, HCl निकालता है, पेप्सिन निकालता है एंड म्यूकस निकालता है, ठीक है। अब HCl आपको पता है क्या होता है, एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। सो इस HCl का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है इस वाले एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है HCl हेल्प्स पेप्सिन टू स्टार्ट इट फंक्शन।
वो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, फिर पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रोटीन जो है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, एंड देन जो म्यूकस है, इस म्यूकस का क्या काम है, जैसे अभी हमने बताया, जैसे मान लेते हैं स्टमक है, स्टमक में अब यहाँ एसिड है ना, अगर यहाँ पे एसिड होगा तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो खराब नहीं हो जाएगी। तो इसी को बचाने के लिए म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट्स वॉल फ्रॉम द एसिड। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टमक में हमारा हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ, क्या डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ। फिर ये जो पूरा फूड है ये किस में एंटर हो जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू स्फिंक्टर मसल, ये याद रखना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल की। अब आप बोलेंगे लेकिन वो तो बहुत छोटी सी थी, वो छोटी सी इसलिए थी क्योंकि वो कॉइल्ड थी। जैसे मान लो आपने रस्सी को ऐसे झुंड बना के रख दिया, लेकिन आप रस्सी को खोलोगे तो बहुत लंबी रस्सी निकल के आएगी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की और कॉइल्ड होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, देखो मैंने आपको बताया था एक लिवर और पैनक्रियाज है ना, तो ये याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, लिवर में जो गॉल ब्लैडर था और पैनक्रियाज, यहाँ से दो एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से, गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये आ जाता है हमारे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर से देखते हैं, लिवर से निकलता है बाइल जूस, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों एंजाइम किस में एंटर हो जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड भी आ चुका है, बाइल जूस भी आ चुका है, पैनक्रियाज भी आ चुका है। तो अब ये सारे एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो बाइल जूस का क्या काम होता है, ये कन्वर्ट कर देता है फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल से, मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और बाइल जूस का एक और काम होता है कि जो अभी हमने स्टमक में जो एसिड वाला फूड था उसको अब हमें बेसिक भी तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो बाइल जूस क्या करता है, कन्वर्ट एसिडिक फूड टू बेसिक, मतलब उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। देन जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस इस एंजाइम में हमारे टू और मोर एंजाइम होते हैं जिससे हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो दोबारा से प्रोटीन्स में एक्ट होता है और लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये वाला और ये वाला, ये तो लिवर से आया था, ये आया था हमारा लिवर से, और ये आया था हमारा पेनक्रियाज से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अपने ग्लैंड होते हैं और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद के पास है। ये दोनों तो बाहर से आए थे, लेकिन ये वाला खुद के पास है। तो इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीटली अब क्या कर देता है, प्रोटीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल में। ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मोस्टली हमें जो एनर्जी मिलती है इस कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, और यही जो ग्लूकोज है अभी आगे आप पढ़ोगे कि यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा हमारी एनर्जी में, और तभी हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड रिमेनिंग फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड जो हमारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा जितना उसे डाइजेस्टेड लग रहा है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आगे भेज देगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विली होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे, अगर मैं पिक्चर से दिखाऊं तो ये, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये इस विली के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी जितना जो भी बचा कुछ है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड हमारा आया है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में विली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट आया है उसमें अगर वाटर है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी का जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव आउट हो जाएगा फ्रॉम द एनस, एंड आप फिर मॉर्निंग में उसे फ्लश कर दोगे। ठीक है, तो ये सारी बात हुई हमारी ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज याद रखना है। फिर वो स्टमक में आता है, स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, HCl, पैप्सिन, म्यूकस। पैप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl काम में आता है, और म्यूकस क्या करता है, एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है।
देन वो आता है फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह से एंजाइम निकल के आता है, ठीक है। उस एंजाइम का क्या काम होता है ये देख लो। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुद का एंजाइम होता है उन्हें क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। और वो प्रोटीन को कम्प्लीटली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्ब्स को ग्लूकोज में, फैट्स को ग्लिसरॉल में। देन फिर वहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बाकी का लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पानी जितनी भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का वेस्ट आउट एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि प्लांट्स भी जो थे और जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स जो हमने देखे थे वो उन्होंने दोनों क्या बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे थे, है ना। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बनाया था, ह्यूमन ने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनाया था एंड जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था। तो प्लांट्स का भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर ये जो ग्लूकोज है इसी का दोबारा से रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्जन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमें या प्लांट्स को, ठीक है। सो वो हम पढ़ने वाले हैं नाउ। सो होता क्या है, देखो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है एंड फिर वो कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म पायरूवेट में, ठीक है। 3 कार्बन, ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरूवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। वो उसमें कन्वर्ट होके इसके 3 केसेस होते हैं। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है। सो ऐसा होता है ईस्ट में। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसमें होता है, उसमें क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी बनती है। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में इन ह्यूमन मसल सेल्स, ये हमारे मसल सेल्स में होता है। और इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है एंड एनर्जी बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी एकदम से अगर रनिंग स्टार्ट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है हमारी मसल्स में। तो वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो हमें एनर्जी तो मिल जाती है बट इस लैक्टिक एसिड से क्या करेंगे, तो ये लैक्टिक एसिड हमें क्या प्रोवाइड करता है, पेन देना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया। देन आते हैं हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्जन के थ्रू क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है और इसी एनर्जी से हम अपना डेली का वर्क करते हैं, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली ये वाली चीज़ कि क्या क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है एंड हमें एनर्जी मिलती है, ये याद रखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लांट्स के केस में भी और ह्यूमन बींग्स के केस में भी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो रेस्पिरेशन हम पहले 2 बार से पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे कैसे होता है एंड फिर हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे कैसे होता है। सो प्लांट्स में सिंपली आपको पता है वो लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन को एंटर कर लेंगे एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बट इसमें एनसीईआरटी में आपकी ये 2 लाइन्स लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। सो इसको पढ़ते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है प्लांट्स में एंड रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, एंड वाटर था और वो मिलके क्या बना रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वहाँ पे CO2 भी रिलीज हो रही थी। तो फोटोसिंथेसिस से, सॉरी CO2 नहीं, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही थी, ठीक है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो वहाँ से क्या रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और रेस्पिरेशन जो अभी कर रहे हैं उससे क्या रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है प्लांट्स में भी, ठीक है। सो प्लांट्स अगर डे टाइम में है, डे मतलब दिन का अगर समय, तो जो ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारी CO2 निकल रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 लग रही है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा, है ना। क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है ना। तो ये जो रेस्पिरेशन में हमारी यहाँ से जो CO2 रिलीज हो रही है वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा और अपना कार्बोहाइड्रेट्स बना लेगा, मतलब अपना फूड बना लेगा, ठीक है। सो दिन के समय मेजरली क्या हो रहा है,
फोटोसिंथेसिस से O2 निकल रही है, रेस्पिरेशन से CO2 निकल रही है, बट ये वाली CO2 दोबारा से एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो मेजरली क्या निकल के आ रही है कि O2 ही बाहर निकल रही है, क्योंकि CO2 तो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो दिन के समय क्या होता है कि जो O2 एलिमिनेशन है वो ज़्यादा मेजर प्रोसेस होती है, तो जो O2 है वो ज़्यादा मेजर प्रोसेस होती है, ठीक है। बट नाइट के समय क्या होता है, नाइट के समय फोटोसिंथेसिस तो आपकी होगी ही नहीं, तो बचेगी क्या, सिर्फ रेस्पिरेशन ही होती रहेगी। तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या रिलीज होता रहेगा, CO2 रिलीज होता रहेगा। तो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर यूनिट, कि CO2 ही बाहर ज़्यादा निकलती रहेगी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो वही ऑक्सीजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट, ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनर्जी में, तो सेम, और ऑक्सीजन में। सो वही हमारे ह्यूमन बींग्स में भी सेम वैसे ही होता है जैसा प्लांट्स में होता है। बट हम ये ऑक्सीजन को लेते कैसे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते हैं हम थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है। और बट एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, हमने पढ़ा ना H2O, पानी, तो ये ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसमें। तो ये जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो एक्वेटिक एनिमल्स किसके थ्रू लेते हैं, अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स है वो किसके थ्रू लेते हैं, अपने लंग्स के थ्रू, LUNGS, लंग्स के थ्रू। लंग्स का जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो लंग्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपकी नोज़ आती है, नोज़ से फिर ये इधर पे जाके हमारे टू लंग्स में एंटर हो जाती है हवा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेरेनेक्स, इसको हम कहते हैं लैरिनेक्स, एंड इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ये मतलब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक तरह की बोन होती है, वो इसलिए होती है ताकि जो हमारी यहाँ की सांस लेने की जो नली है वो सिकुड़ा ना जाए, वो उसको टाइट करके पकड़े रखे कि वो एक पाइप की तरह बने रहे। अगर सिकुड़ जाएगी तो हमारी सांस अंदर ही नहीं जा पाएगी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो ये दो इसकी ब्रांचेस आई हैं, उसके लास्ट में आपको देखे हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से, है ना, उसी को हम कहते हैं एल्वियोली। तो ये एल्वियोली है। सो बस आपको इसमें इतना याद रखना है। और जो लंग्स हैं, लंग्स आपके रिब्स से ढके हुए होते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो हड्डी होती है जो हमें भी दिखाई देती है अपनी बॉडी में, है ना। सो ये वो है। सो होता क्या है, ऑक्सीजन हम नाक से एंटर करते हैं, यहाँ पे आती है, एंड देन वो फिर इन दो ब्रांचेस में जाती है, एंड फिर ये एल्वियोली में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। एंड देन फिर यही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में जाती है, सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एंड फिर वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में, एंड CO2 में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे लंग्स का। तो आपको समझ में आ गया हम ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, लंग्स के थ्रू। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सो होता क्या है, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो हाँ, अब इसमें आपको एक और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इस टाइप का, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम, स्पेलिंग उसकी है डायाफ्राम। तो होता क्या है, जब हमने सांस ली तो हमारे रिब्स क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ये जो डायफ्राम है, जैसे हमने सांस ली तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, दब जाएगा, और जैसे हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम डायफ्राम को फ्लैटन कर देते हैं, ऐसे सीधा कर देते हैं, और हमारी रिब्स जो है वो फूल जाती है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। आप इसमें हवा भरोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, हवा निकालोगे तो ये ऊपर वैसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हैपन्स फ्रॉम एल्वियोली, क्योंकि लास्ट में क्या है, ये एल्वियोली है, तो एल्वियोली से ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एंटर होता है, ठीक है। सो जो ऑक्सीजन, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे कि आपने वो देखी है कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में आपने देखा होगा CO2 मिक्स होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। जब आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा था कार्बोनेटेड वाटर, उस वाटर में कार्बन मिक्सड है, ठीक है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इजीली मिक्स हो जाती है, बट जो ऑक्सीजन है वो वाटर में इतनी इजीली मिक्स नहीं हो पाती। सो इसलिए हमारी ब्लड में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो जो ये हेमोग्लोबिन है, ये उस ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन से बहुत एफिनिटी है, मतलब बहुत लव करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। सो
हमारे ब्लड में जो ये हेमोग्लोबिन है, इसी के थ्रू हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है वाटर में। सो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो हेमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बाकी हिस्सों में, बाकी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड CO2 डज नॉट नीड इट एज इट इज सॉल्युबल इन ब्लड। CO2 इजीली सॉल्युबल है ब्लड में, तो इसलिए उसे हेमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट हो गया हमारा रेस्पिरेशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। सो ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिंपली है सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, कि हमारे जितने भी हमारे बॉडी में मटेरियल बना है, जैसे फूड है ना, गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। सो हमारी ट्रांसपोर्टेशन को हम भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल्स में पढ़ेंगे, देन हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। सो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो बस ब्लड संभालता है। सिंपली जो ब्लड है वही ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता है, वही सारी चीज़ों को इधर से उधर लेके जाता है। ठीक है। सो जो ब्लड है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। सो प्लाज्मा का काम होता है कि ये फूड को, CO2 को एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब वेस्ट को ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आरबीसी का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ना। इसका मतलब आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा? हेमोग्लोबिन। देन जो डब्ल्यूबीसी है, ये किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बट ये हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। ठीक है। सो बेसिकली ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है और जो आरबीसीज है, वही जितने मटेरियल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। बट आप खुद इमेजिन करो, जैसे मानो मेरे हाथ में ब्लड है और वो मेरे ब्रेन में दोबारा से जाना है। सो हाथ से ब्रेन में कैसे जाएगा? तो देयर शुड बी, जैसे हमारे पानी है ना, पानी के मोटर आपने देखी है, तो पानी का मोटर नीचे का पानी ऊपर लेके आता है ना। नीचे का पानी ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जा पाता, तो इसलिए एक मोटर चाहिए होता है कि वो उसे पंप करे। तो ऐसे ही हमारे ब्लड को भी नीचे से ऊपर जाने या डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए हमें भी एक पंप चाहिए। ठीक है। सो वो हमारा पंप का काम कौन करता है? हार्ट करता है, हमारा जो दिल है। सो पंपिंग का काम कौन संभालता है? हार्ट संभालता है। अब हार्ट जो है हमारे, उसमें 4 उसके पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को हम कहते हैं चैम्बर्स। ठीक है। सो ये जो चैम्बर्स हैं, ये इसलिए हैं ताकि जो हमारा ब्लड है वो मिक्स ना हो। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि ये हमारा जैसे ये हमारा लंग है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? लंग्स से, रेस्पिरेशन से हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया था, है ना। फिर ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारी बॉडी में जाएगा, पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ये पंप होकर हमारी बॉडीज़ में जाएगा, फिर बॉडीज़ से जो ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये यूज़ हो जाएगा, एंड फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, वो दोबारा से हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर दोबारा से लंग्स में जाएगा। तो ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है यहाँ पे जो आ रहा है। और ये कैसा है? जो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें हो सकता है CO2 हो, मतलब ये जो बॉडी से CO2 वो लेके आ रहा हो, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो बेसिकली। सो ये जो हमारे चैम्बर्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स इसलिए है ताकि जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये मिक्स ना हो। ठीक है। अगर हार्ट में हमारे चैम्बर्स ही नहीं होंगे, पार्ट्स ही नहीं होंगे, तो ये ऑक्सीजन वाला भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमारे हार्ट्स के अंदर पार्ट्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाई वी हैव 4 चैम्बर हार्ट्स? वो इसलिए है क्योंकि हम जो प्रिवेंट कर सके मिक्सिंग को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद हम थोड़े हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमारे 4 मैंने पार्ट्स बताए, तो सबसे पहला पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। जैसे हमारा राइट तो ये होगा, बट आपको कॉपी में इसको लेफ्ट मानना है। ठीक है। तो ये हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे कहते हैं हम राइट एट्रियम एंड इसे कहते हैं हम राइट वेंट्रिकल। ठीक है। सो ये इतना पार्ट्स आपको समझ में आ रहा है। देन उसके बाद जो ये लेफ्ट एट्रियम है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एक पार्ट से डिस्कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं वेना कावा। ये जो वी टाइप का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं वेना कावा। तो वेना कावा का मेन पर्पस क्या होता है? ये इस टाइप से, तो जो हमारा ब्लड आता है लंग्स से, वो सबसे पहले इधर एंटर करता है। ठीक है। तो जो इधर ब्लड आएगा, वो इधर से नीचे तो इजीली आ जाएगा, बट इधर वाला ब्लड ऊपर दोबारा नहीं आ पाएगा। तो जैसे ये ब्लड यहाँ से एंटर हुआ है वी में,
तो वी से नीचे तो आ सकता है, लेकिन जो इधर वाला ब्लड है वो दोबारा से ऊपर नहीं आ पाएगा। सो जो ये वेना कावा है, ये क्या किसके लिए मदद करता है कि जो हमारा ब्लड नीचे जा चुका है वो दोबारा से ऊपर ना आ पाए। ठीक है, तो ब्लड इधर से आता है, फिर वेना कावा से नीचे आता है, फिर इधर से हमारी ह्यूमन बॉडी में जाता है, ह्यूमन बॉडी से फिर वो दोबारा से राइट एट्रियम में आता है, वेना कावा के थ्रू इधर आता है, एंड देन इधर से फिर वो हमारे दोबारा से लंग्स में चले जाता है। ठीक है, इसको और इजीली हम मैंने इधर पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, इधर पे समझते हैं इसे। सो आप ऐसा समझो, ये पूरा जो है ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 एंड 4। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर लंग्स है, सो लंग्स से ऑक्सीजन एंटर होगी किसमें, ब्लड में। फिर ब्लड पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में वो वेल्व्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो हमारी बॉडीज़ में जाएगा। तो बॉडीज़ में जब वो जाता है ना, तो वो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। फिर बॉडी में वो जो ऑक्सीजन लेके आया है वो यूज़ हो जाएगी, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो दोबारा से राइट एट्रियम में जाके, राइट वेंट्रिकल में जाके दोबारा से लंग्स के पास चले जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आप ये ध्यान दो, जैसे ये हार्ट था, पहले हार्ट में आया, अभी भी हार्ट में है। जब हार्ट से बॉडी में जाएगा तो वो एक पाइप के थ्रू, आप समझ सकते हो, उसे हम बोलते हैं आयोटा। तो वो आयोटा या आर्टरीज के थ्रू इधर से बॉडी में जाता है। अब आपने देखा है जैसे कि ब्लड जो है वो बहुत पंपिंग वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो वो एक पंप लगाएगा, बहुत जोर लगाएगा हार्ट से बॉडी में भेजने के लिए, तो बहुत प्रेशर में ब्लड आएगा। तो अगर आप किसी पाइप से बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी आ रहा है, तो वो पाइप हमें मोटा रखना पड़ेगा। अगर वो पाइप बहुत पतला हुआ तो वो पाइप फटने की चांसेस है। तो इसलिए जो ये हार्ट से बॉडी में जो पाइप जैसा आ रहा है, उसे जैसे हम आयोटा या आर्टरीज कहते हैं, वो थिक वॉल्स होती है, मतलब कि जो वॉल्स है वो थिक होती है। ठीक है, फिर वो फिर आयोटा बॉडी में आता है, बॉडी में वो डिफरेंट कैपिलरीज में डिवाइड होता है। बहुत कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत पतली पतली कोशिकाओं में वो डिफरेंशिएट हो जाती है आयोटी। फिर वो बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाती है, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से राइट एट्रियम में पहुंच जाती है थ्रू वेन्स या वेना कावा। अब बॉडी से दोबारा से एट्रियम में वो कहाँ से जा रही है, वो जो ब्लड है वो अब तो उसमें कोई पंप रहा ही नहीं, उसमें कोई प्रेशर रहा नहीं है, तो इसलिए वो अब कैपिलरीज से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंच जाती है, एंड राइट एट्रियम में पहुंच के फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाके दोबारा से लंग्स में पहुंच जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यानी कि हार्ट से, यहाँ से हार्ट से बॉडी में जाते हुए किसके थ्रू जाती है, आयोटा से या आर्टरी से, और बॉडी से हार्ट में जाने के लिए कौन सी उससे जाती है, वेन से या वेना कावा से। इतना समझ में आया, ओके। अब इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो लंग्स से हमारा ब्लड आ रहा है और हार्ट से लंग्स में जो जा रहा है, वो भी एक थ्रू एक सम काइंड ऑफ पाइप के थ्रू आता है, पाइप समझ सकते हैं। लेकिन और वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन से एंड पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, हार्ट से बॉडी में जब जा रहा था तो आर्टरीज के थ्रू जा रहा था, और बॉडी से जब हार्ट में जा रहा था तो वेन से जा रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लंग्स से बॉडी में आएगा तो पल्मोनरी वेन से आएगा, और अगर हार्ट से लंग्स में जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। ऐसा डिफरेंस है, आर्टरीज लेकिन इस वाले केस में एंड वेन्स इस वाले केस में, ये याद रखना है। ठीक है, तो लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन से, हार्ट से बॉडी में जाएगा आर्टरीज से, बॉडी से हार्ट में जाएगा वेना कावा से, एंड हार्ट से लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। ये याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके 4 चैम्बर का हार्ट होता है, मतलब 4 चैम्बर जो भी मैंने आपको पढ़ा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, है ना। और जो रेप्टाइल्स होते हैं तो उनका 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रॉग का कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है, और रेप्टाइल्स में जैसे कि जो लेजर्ड है उसका कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको 3 चैम्बर में टिक करना है। एंड जो फिशेस होती हैं, फिशेस के 2 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसमें एक छोटा सा नोट है, जो प्लेटलेट्स होता है जो हमारे ब्लड में होता है ना, तो वो प्रेजेंट इन ब्लड, ये हेल्प करता है क्लॉट
द ब्लड। जैसे कि आपको कभी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें एक हार्ड सी कोटिंग बन जाती है, तो उसी को हम क्लॉट बोलते हैं। तो वो क्लॉट किसके थ्रू आते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स है ये हमारे ब्लड को थिक कर देता है और उसे जमा देता है, तो उसको हम क्लॉट कहते हैं। तो क्लॉट किसके थ्रू आता है? प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स किसमें प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। सो लिम्फ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जब बॉडी से ब्लड, सॉरी हार्ट से बॉडी में जब ब्लड आ रहा था तो वो डिफरेंट कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जा रहा था, है ना। तो कैपिलरीज के थ्रू फिर वो बॉडी में जाएगा। होता क्या है, जैसे कि ये जो कैपिलरीज हैं, जैसे माने तो बहुत पतली होती है, तो इन कैपिलरी से ब्लड आ रहा है, तो और ब्लड के अंदर होता प्लाज्मा भी होता है, तो वो ना इन कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो इन पोर्स के थ्रू थोड़ा बहुत प्लाज्मा जो है वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मा है ये मिल के क्या बना देता है? लिम्फ। समझ में आया? तो ये कैपिलरीज थी, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा था, इस ब्लड के फ्लो होने से यहाँ ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो इन पोर से थोड़ा बहुत निकलने लग गया, और यही जो प्लाज्मा बाहर निकला है मिल के क्या बन जाएगा? लिम्फ बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लिम्फ है इसका काम होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, इतना याद रखो। ठीक है, सो लिम्फ क्या? इट इज ए फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा लीकिंग आउट ऑफ कैपिलरीज। समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म होता है क्योंकि प्लाज्मा लीक हो रहा होता है कैपिलरी से, तो वहाँ से ये फॉर्म होता है। ठीक है, देन इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कंटेन्स लेस प्रोटीन एंड इट इज कलरलेस। इसमें सिमिलर होता है ब्लड के प्लाज्मा से, बट थोड़ा सा इसमें प्रोटीन कम होता है और कलरलेस होता है। देन जो ये लिम्फ है इसका खुद का एक नेटवर्क होता है। जैसे कि मानो ये अभी आपने देखा ये कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज से यहाँ से लिम्फ निकल गया, मतलब प्लाज्मा निकल गया और वो लिम्फ बन गया। अब जो ये लिम्फ है ना, ये भी बहुत सारा लिम्फ हो गया, तो ये अपना खुद का इनका पाइप होता है, तो अपने खुद के पाइप के थ्रू ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना देते हैं, अपना सिस्टम बना देते हैं कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ इट्स ओन नेटवर्क। तो जो लिम्फ बना, ये लिम्फ अपने खुद की कैपिलरीज बना लेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लार्ज वेन्स। तो ये पूरा अपना स्ट्रक्चर बना के जितना भी लिम्फ बना है वो दोबारा से ब्लड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये है लिम्फ की कहानी। नेक्स्ट है इसमें जो लिम्फ है इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड इन द ब्लड। सो मैंने आपको बताया था ये ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, तो ये इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है दोबारा से ब्लड में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है, और जो ब्लड है वो उसको पंप करने के लिए क्या चाहिए होता है? हार्ट चाहिए होता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं ना, उसमें कैसे कैसे चैम्बर्स में कैसे कैसे ब्लड जाता है, और इसको हम पल्मनरी वेन कहते हैं, इसको आयोटा कहते हैं, इसे वेना कावा कहते हैं, इसे पल्मनरी आर्टरीज कहते हैं। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है बस आपको। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ हो गई। प्लेटलेट्स क्लॉट को बनाने में मदद करता है। लिम्फ मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में बस आपको याद रखना है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आपने 9th में पढ़े होंगे, ये टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो जो जाइलम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर है उसी वाटर में मिनरल्स भी मिक्सड होते हैं, तो वहीं के वाटर्स एंड मिनरल्स वाटर के थ्रू प्लांट्स में एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर कैसे करते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में हमारा वाटर भी है, मिनरल्स भी है, तो वो पहले रूट्स में एंटर होंगे, पानी वाटर। और रूट्स में एंटर किस प्रोसेस से होता है? आयन के डिफरेंस से, ये याद रखना है बस आपको। ठीक है, इसमें ये मत जाओ कि आयन्स के डिफरेंस से कैसे पानी जाता है, बट आप सिंपल ये याद रखो कि जो सॉइल है, सॉइल से रूट में जब पानी जाता है वो किसके थ्रू जाता है? आयन्स के डिफरेंस के। थोड़ा बहुत और बता देता हूँ मैं कि जो आयन्स है ना वो डिफरेंस हो जाते हैं। आयन्स डिफरेंस ये होता है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, तो पानी ट्रैवल करना वहाँ पसंद करता है जहाँ पे आयन्स ज़्यादा हो। ठीक है, देन फिर रूट्स में आ गया हमारा पानी। अब वो रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है। रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट किसके थ्रू जाता है? वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन ये होता है जैसे माने लीव्स है, लीव्स में पोर्स होते थे, मैंने बताया था, स्टोमेटा वाले पोर। तो इस पोर्स के थ्रू जब पानी वाटर वेपर भी जब बाहर निकलता है,
उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो क्या लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्ट्रोमेटा, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जब ट्रांसपीरेशन होता है तभी हमारा रूट से पानी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया? तो सॉइल से रूट में जाएगा, किसके कारण जाएगा? आयंस के डिफरेंस है। रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा तो किसके कारण जाएगा? ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन 1 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो याद रखना। और जो ये फ्लोएम है, जाइलम हमने पढ़ लिया, जाइलम का ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, तो फूड को कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए कि आयंस का डिफरेंस या ट्रांसपिरेशन, ये एनर्जी चाहिए मुझे से। इट यूटिलाइजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सिंपल इसमें याद रखना है। तो प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसफर होता है? वाटर एंड मिनरल्स, जो कि करता है जाइलम, एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, जो कि एनर्जी के थ्रू होता है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइव प्रोसेस जो कि ट्रांसपीरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि है एक्सक्रीशन। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम नेक्स्ट लाइव प्रोसेस एंड द लास्ट लाइव प्रोसेस में एंटर कर चुके हैं जो कि है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन को पढ़ाने से पहले इसमें बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है। देर आर टू थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमने न्यूट्रिशन में बात की थी, न्यूट्रिशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमारा एनस के थ्रू रिमूव आउट हो रहा था बाहर, जो कि हम सुबह फ्लश कर देते हैं, है ना? तो वो न्यूट्रिशन में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो आप जो यूरिन करते हैं उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस। ये जो न्यूट्रिशन वाले हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो रिमूव आउट हो रहा था एनस से, उसे हम एक्सक्रीशन नहीं कहते। एक्सक्रीशन हम कहते हैं यूरिन को। समझ में आया? ठीक है। सो इसमें हम फिर अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जो एक्सक्रीशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन में हम हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जितना भी हार्मफुल जो वेस्ट है उसको हम रिमूव आउट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब एक्सक्रीशन को भी हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एंड देन फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सो एक्सक्रीशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसका एक सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें ये जो चार चीज़ें हैं वो इन चार चीज़ों से मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है ह्यूमन बींग्स का। वो क्या क्या है? किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो ये आपकी किडनी है। उसके बाद ये जो पाइप आपको यहाँ से दिख रहा है पाइप टाइप का, इसे हम कहते हैं यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स होता है जो किडनी से ज्वाइन हो रखे होते हैं। देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी सो ये हो गया। एंड जो ये ब्लैडर आपको दिख रहा है ये एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो आपकी यूरिन जो प्रोड्यूस होती है यहीं पे कलेक्ट होती है, एंड जब वो एक्सेस कलेक्ट हो जाती है देन फिर यू डू यूरिनेशन। ठीक है, एंड वो यूरेथ्रा के थ्रू फिर बाहर निकल जाती है। सो अब बात आती है कि जो ये यूरिन है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो आपको दिख रहा है ये किडनी के थ्रू पाइप आ रहा है, तो ऑब्वियसली किडनी में ही प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन कैसे? सो जो यूरिन है, हाउ इट इज प्रोड्यूस? सो इट इज प्रोड्यूस इन ब्लड गेट्स फिल्टर आउट। जब हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है वो किडनी में आता है साफ होने के लिए। तो ब्लड में जितना भी गंदगी फिल्टर हो जाती है, वही जो गंदगी है उसी से हमारी यूरिन बनती है। तो ये जो यूरिन है ये हार्मफुल चीज़ है जो ब्लड से निकली हुई है। यूरिन कैसे बनती है? इट इज प्रोड्यूस व्हेन ब्लड गेट्स फिल्टर आउट, सो द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड एंड एक्सेस वाटर फॉर्म्स यूरिन। सो ब्लड से हमने हार्मफुल चीज़ें निकाल ली जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड और एक्सेस वाटर। सो वो जो मिल के क्या बन जाएगा? हमारा यूरिन बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि यूरिन में कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस होता है? यूरिया और यूरिक एसिड हम उसे बोल सकते हैं, और इन्हें हम नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। अब जो किडनी है वो ब्लड को कैसे साफ करती है? ठीक है, तो किडनी के अंदर ना बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे। तो इस नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड जाता है, एंड ब्लड फिर फिल्टर हो जाता है। तो फिल्टर जो गंदगी वाला है वो दोबारा यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, मतलब आगे पाइप में पहुंच जाता है। एंड जो ब्लड साफ हुआ होता है वो दोबारा से फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है।
ठीक है। सो ब्लड फिल्टर कैसे होता है किडनी में, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये ब्लड को साफ करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये नेफ्रॉन है इसमें एक ये बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। क्या, यहाँ पे लिख भी देता हूँ या मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये बोमेंस कैप्सूल, BOWMANS, बोमेंस कैप्सूल। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम आता है कि जो बोमेंस कैप्सूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। और नेफ्रॉन किस में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये बात होगी ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब हम आते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हम देखेंगे एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आपने देखा था फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो CO2 एंड H2O मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे थे एंड वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी और H2O भी रिलीज हो रही थी। तो जो ऑक्सीजन है ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल है ना। तो जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव होती है हमारे गार्ड सेल से। हमने पता था लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सारी गैसेस वहीं से निकलती हैं, तो ये वाली गैस भी वहीं से निकलेगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी वहीं से निकलेगी। ठीक है। और जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन से बाहर निकल जाता है, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में इधर इसी पोर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और इस प्रोसेस को ही ट्रांसपीरेशन कह जाता है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा है प्रोसेस में। देन जो आपने एक और चीज़ देखी होगी, जो पेड़ होते हैं, आपने पेड़ में थोड़ा बहुत देखा होगा जो ये रेजिन्स टाइप की चीज़ आपको दिखती है। तो ये रेजिन्स भी क्या है, ये जो प्लांट है, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, प्लांट की गंदगी है। ठीक है। सो जो जो रेजिन्स एंड गम्स के थ्रू भी प्लांट अपना एक्सक्रीशन करते हैं। ओके। एक और चीज़ है, जैसे जो प्लांट में लीव्स लगी हैं, है ना, तो होगा क्या, जो प्लांट है अपना ज़्यादा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस लीव्स को ट्रांसफ़र कर देगी एंड फिर ये लीव्स धीरे धीरे बूढ़ी होती रहेगी एंड टूट के फिर ये नीचे गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नीचे गिरा देगा, है ना। सो ये चार फिनोमेना है जिससे जो प्लांट है वो अपना एक्सक्रीशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी लास्ट प्रोसेस जो कि है एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस जो एक्सक्रीशन थी, वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर में समझ आया होगा। सो इस लेक्चर को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू।